नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ का ऐश। बहू, ओ बहू, जरा चाय नाश्ता तो लेकर आओ और बाहर आकर तो देखो कौन आया है। तभी बहू झुंझलाकर अपने कमरे से बाहर निकली और मारे गुस्से में पैर पटकते हुए हॉल में गई। जाकर देखा तो कोई 60 साल का बुजुर्ग अपने बेटे के साथ हॉल में ही सोफे पर बैठा था और बीना जी उन्हीं की बाजू वाली कुर्सी में बैठी हुई थी। बहू सरगम ने उन्हें देखा तो बनावटी हंसी हंसकर उन्हें नमस्कार कहा और उनके पैर छुए। सरगम के पैर छूने से अशोक कुमार जी भाव विभोर हो गए और उन्होंने सरगम की खूब तारीफ की और ढेरों आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा, अरे वाह भाभी जी, आपकी बहू तो हीरा है, कहाँ से चुनकर लाई हैं। इतने बड़े शहर में रहते हुए भी यह अपने संस्कार नहीं भूली है। अशोक जी के मुंह से अपनी बड़ाई सुनकर सरगम तो मानो आसमान में ही उड़ने लगी थी। अपनी तारीफ सुनकर वह एक तरफ खुश तो हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वह मन ही मन जल भून भी रही थी कि न जाने यह बुढ़िया किसे बुला लाई है। अब इस बुढ़े के साथ साथ इसके बेटे की भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तभी बीना जी ने अशोक जी से चाय या शरबत के लिए पूछा तो उन्होंने थोड़ा नानुकुर किया। फिर बीना जी के बार बार जोर करने पर वे शरबत के लिए मान गए। सरगम ने बुझे मन से उनके लिए जैसे तैसे ठंडा ठंडा शरबत बनाकर दिया। फिर थोड़ी देर बाद बीना जी ने उन्हें खाने के लिए पूछा। अशोक जी ने सोचा, जून का महीना है, भरी दोपहरी है, हमारे कारण यह लोग नाहक ही परेशान होंगे, इसीलिए बात को टालते हुए खाना के लिए मना कर दिए। लेकिन बीना जी जान रही थी अशोक जी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए वे बाहर का खाना नहीं खा पाते। और शुरू से ही बीना जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि वे अपने दरवाजे पे आए किसी भी मेहमान को भूखे पेट जाने नहीं देती थी। इसीलिए अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने अशोक जी और उनके बेटे को भी खाना खाने के लिए उनके मना करने के बावजूद भी मना लिया। क्योंकि बीना जी जब से शादी होकर आई थी तब से उन्होंने देखा था अशोक कुमार जी और उनके पति किशोर जी बचपन के जिगरी दोस्त थे। लेकिन किशोर जी के गुजर जाने के बाद अशोक जी पहली बार ही बीना जी से मिलने आए थे। इसीलिए बीना जी को उनके प्रति और भी अपनापन लग रहा था। इसलिए वे अशोक जी को खाना खाने के लिए मना ही लिए। अब सरगम को लगा, इनके सामने तो मम्मी जी वहीं गड़ी रहेंगी और ना ही मैं इन्हें खाना बनाने का हुक्म ही दे सकती हूँ। अब खाना तो उसको ही बनाना पड़ेगा। तभी उसने तिड़कम खेलना शुरू किया। उसने कहा, मम्मी जी जरा 1 मिनट सुनिए तो। तभी बीना जी उठकर अंदर गई तो सरगम ने कहा, क्या मम्मी जी किसी भी ऐरे गेरे को घर पर आए दिन बुलाती रहती हो? चलो चाय शरबत तक तो ठीक था, लेकिन अब खाना, यह आपकी क्या नौटंकी है मम्मी जी। इतनी भरी दोपहरी में मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। अच्छा खासा तो वे लोग मना कर रहे थे ना। फिर आप कहाँ की महारानी हैं जो दोनों हाथों से लुटाने में लगी हैं। ऐसे आप किसी को भी अपना रिश्तेदार बना लेती हैं और आप उनसे खाना खाने की जिद ही करती रहती हैं। देखिए, यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे बच्चों के स्कूल भी जाना है, इसलिए मैं तो इस पचड़े में नहीं पड़ने वाली। मैं चली स्कूल। अब आप ही देख लीजिए क्या बनाना है और क्या खिलाना है। और हाँ, एक बात और, अपने बेटे के महीने के बजट को देखकर ही खाना बनाइए। ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं, समझी आप? कहकर वह जल्दी जल्दी तैयार हुई और चली गई। बाहर बीना ने हंसकर अशोक जी से कहा, भाई साहब आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, इसीलिए बहू को जाना पड़ा, वरना वह पूरा खाना बनाकर जाती। लेकिन
कोई बात नहीं, मैं फटाफट आप लोगों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। और उनके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं साफ साफ नजर आ रही थी। अशोक जी उनके चेहरे को देखते ही सारा माजरा समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने बार बार मना किया। लेकिन बीना जी ने वह बात याद दिला दी कि जब उनके पति थे तब तो वे कभी भी किसी बात को नहीं टालते थे, लेकिन आज ऐसे क्यों टाल रहे हैं। और आप एकदम से मायूस हो गईं। और आप तो अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए बाहर का खाना तो आप खा ही नहीं सकते, फिर क्यों मना कर रहे हैं। तब मजबूरन अशोक जी को हाँ करना पड़ा। वैसे तो वे उसी उद्देश्य से वहां गए थे कि उन्हें घर का खाना मिले, लेकिन बहू के हाव भाव को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका वहां जाना बहू को एकदम सुहाया नहीं। इसीलिए वे खाना बनाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन बीना जी हमेशा सभी की मदद करती रहती थी, जिसे उनकी बहू आडंबर समझती थी। बीना जी ने अशोक जी और उनके बेटे करण को आराम करने के लिए कहकर खुद किचन में जाकर भोजन बनाने की तैयारी में जुट गई। अशोक जी बीना जी की परेशानी को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। उन्होंने देखा उनका बेटा 2 दिनों की सफर की थकान के कारण जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसे नींद भी आ गई। लेकिन अशोक जी की नींद कोसों दूर थी। वे बीना जी की मदद करना चाहते थे, लेकिन बीना जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। कहीं बहू या बेटे ने उनकी मदद करते हुए देख लिया तो कहीं गलत ना समझ बैठे। बस इसी डर से वे चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा था अपने बेटे को उनके पास मदद के लिए भेजने की, लेकिन वह तो अधिक थकान के कारण तुरंत ही सो गया। अब अशोक जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी शांता को याद करने लगे, जो अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से विदा ले लेती। काश अभी शांता साथ में होती तो बीना भाभी जी की मदद कर पाती। फिर उन्हें लगा या फिर उनका जिगरी दोस्त किशोर जी रहते तो भी दोनों दोस्त मिलकर भाभी की मदद कर पाते। लेकिन बेचारी चिलचिलाती गर्मी में हमारे लिए भोजन तैयार करने में जुटी हुई हैं। या भी कोई उम्र है भला काम करने की। और फिर वे पहुंच गए अपने बचपन की यादों में। किस तरह वे दोनों दोस्त एक दूसरे पर कितना जान छिड़कते थे, कैसे दोनों अपनी अपनी टिफिन शेयर करते थे, पढ़ाई भी दोनों साथ साथ किया करते थे। लेकिन उसके आगे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब नौकरी करने की बारी आई तो किशोर जी की बिजली विभाग में नौकरी लग गई और अशोक जी प्राइवेट स्कूल में ही नौकरी की। फिर धीरे धीरे खुद का स्कूल खोल लिया और आज इस शहर में एक नया स्कूल खोलने आए हैं। उन्हें याद आ रहा था किशोर जी को सरकारी नौकरी मिलने के कारण उनकी शादी बीना जी से जल्दी हो गई थी। तब अशोक जी की शादी नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। तब अशोक जी अपने दोस्त से कहकर जो कुछ भी खाने का मन होता वह बनवा लेते। कभी किशोर जी अपने से नहीं कहते तो अशोक जी ही बीना जी के पास जाकर कह देते, भाभी किशोर का आज पकौड़ी खाने का मन है, वह बनाने बोले हैं, कह कर आ जाते। बीना जी भी समझ जाती थी यह उनकी शरारत है, फिर भी उन्होंने दूसरों को खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता था, इसीलिए बिना नानुकुर के खुशी खुशी उनके लिए बना दिया करती थी। बीना जी जब भी वह डिश बना देती तो सभी लोग बड़े मजे से गप्पे लड़ाते हुए खुशी खुशी खाते। फिर बाद में बीना जी को सच बताते कि उन लोगों ने तो बीना जी को झूठ बोला था, लेकिन बीना जी सहज भाव से कह देती, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसे खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता है, इसमें
बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वहीं दूसरी ओर बीना जी भी खाना बनाते हुए अपने अतीत की पन्नों को पलटने लगी। अशोक कुमार भाई साहब का प्यार कितना निश्चल था मेरे पति के साथ। दोनों दोस्त कम, भाई ज्यादा थे। उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसा वैसा गंदा मजाक नहीं किया, बल्कि मुझे तो उन्होंने शुरू से ही अपनी माँ का दर्जा दिया था। पहले हम सब एक दूसरे से बेझिझक होकर अपनी परेशानियों को साझा किया करते थे, लेकिन आज परिस्थिति कितनी अलग हो गई है। आज बहू के सामने मैं भाई साहब के साथ खुलकर बातें भी नहीं कर पा रही हूँ, जबकि इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। जिस प्रकार मेरे पास ढेर सारी बातें हैं उन्हें बताने के लिए, उसी प्रकार उनके पास भी तो ढेर सारी बातें होंगी मुझे बताने के लिए। तभी बहू ने आकर कहा, मम्मी जी खाना बन गया क्या? तभी बीना जी अपने अतीत की यादों से बाहर आईं और हड़बड़ा कर बोली, हाँ बहू लगभग बन ही गया है। उसने सारे बर्तन खोलकर देखा कि बीना जी ने क्या क्या बनाया है। उसने देखा पुलाव, पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर बन गई है, और देखा पुलाव और खीर में काजू, किशमिश, बादाम और मेवे हाथ खोलकर डाले हैं। तो वह गुस्से में लाल पीली हो गई और उसी समय उन पर भड़कती हुई बोली, क्यों मम्मी जी, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या जो इतने सारे मेवे डाल दिए खीर में? और पूड़ी की जगह रोटी नहीं बना सकती थी? देसी घी कितना महंगा हो गया है। क्या ऐसे मेहमान बुलाते रहोगी और एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर खिलाती रहोगी? तब तो आपका बेटा बहुत जल्द रास्ते पर आ जाएगा। क्या कभी अपने बेटे के बारे में सोचा भी है? वे दिन रात पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता है। बीना जी ने उस समय कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वे बहू के नौटंकी को अच्छे से समझती थी। उन्होंने अशोक जी और उनके बेटे को खाना खिलाया और बर्तन साफ करने लगी, लेकिन हमेशा हंसमुख रहने वाली बीना जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर अशोक जी समझ गए थे कि बहू से उनकी कुछ कहासुनी हो गई है। इसीलिए उनके खाना खा लेने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उनके पास बर्तन धोने के लिए भेज दिया। बीना जी बार बार मना करती रह गई, लेकिन उसने कहा कि जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई है तब से वह रोज ही अपने घर पर बर्तन धोता है, इसलिए वह आज भी बीना जी की मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा। उसी समय बहू ने अपने माथे पर कपड़ा बांध लिया और कहराते हुए कहा, मम्मी जी मेरा तो सिर फटा जा रहा है और लगता है बुखार भी है, दवा लाकर देंगी क्या आप? ताकि उन्हें लगे कि बहू की तबीयत सचमुच खराब है, इसीलिए वह अपनी सास की मदद नहीं कर पा रही है। अशोक जी ने बीना जी को आते ही बताया था कि उन्हें 3-4 दिनों तक उसी शहर में रुकना होगा, लेकिन जब से वे दोनों बाप बेटा खाना खाकर बाहर निकले दोबारा नहीं आए। बीना जी ने शाम को फोन लगाया तो अशोक जी ने कह दिया, भाभी जी शायद हमें देर हो जाएगी, आप लोग सो जाइएगा, अगर कल रुकना हुआ तो हम लोग आ जाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं आए तब बीना जी ने फिर से उन्हें फोन लगाया तो बहू ने सुन लिया। फिर क्या था, अब तो बहू ज्वालामुखी की तरफ फट गई। उस समय बीना जी और अशोक जी का फोन पर बात चालू ही था, फोन कटा नहीं था। बहू बीना जी पर भड़कते हुए बोली, क्यों बुढ़िया, कल से देख रही हूँ तेरे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। आमदनी अठन्नी, खर्च देख लो 12 आने की। आखिर कौन लगते हैं वे लोग जो सुबह शाम फोन करके उन्हें बुलाती रहती हो? जब उनका मन नहीं है आने का तो फिर क्यों बार बार मुसीबत मोल लेना चाहती हो उन्हें यहाँ बुलाकर? बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर बीना जी को मानो सांप ही सूंघ गया।
वे उसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अब तो बीना जी मन ही मन सोचने लगी कि वे ऐसा क्या करे जो उन्हें अपने बेटे बहू पर आश्रित न रहना पड़े। एक दिन बीना जी साग सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। वहीं पर उन्हें उनकी एक बहुत पुरानी दोस्त कुसुम जी मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और वे एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोई। ये आंसू उनकी खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे का हाल समाचार पूछा। तभी बीना जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर कुसुम जी बोली, क्या बात है बीना, तू तो पहले कितनी खिली खिली मस्त मौला रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया जो तेरा चेहरा उतरा हुआ है। कुसुम जी के ऐसे अपनेपन भरे शब्द सुनकर बीना जी के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह उनके सामने बिलक बिलक कर रो पड़ी और वह सारी बातें बता दिया जैसा व्यवहार उनकी बहू उनके साथ किया करती है और बेटा भी शादी के पहले जो स्वर्ण कुमार की तरह हमारी सेवा किया करता था, लेकिन बहू के आते ही वह भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। कुसुम जी अपनी सहेली की मदद करना चाहती थी। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक दुकान में लॉटरी की टिकट बिक रही है। उन्होंने बीना जी से कहा, देख रही हो यहाँ लॉटरी की टिकट खरीद के लिए कितनी भीड़ जमा है, क्यों ना तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। लॉटरी की बात सुनकर बीना जी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, अरे कुसुम, तू यह क्या बोल रही है, मैं और लॉटरी की टिकट खरीद लूंगी, तू ऐसा कैसे कह सकती है। तभी कुसुम जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देख बीना, माना कि यह लॉटरी वॉटरी हम जैसे शरीफ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या तू रोज रोज के ताने और जिल्लत भरी जिंदगी जीना पसंद करेगी या कुछ करके आत्म सम्मान के साथ जिएगी। अरे मैं मानती हूँ यह जरूरी भी नहीं है कि तेरी लॉटरी ही लग जाए, लेकिन किस्मत आजमाने में क्या जाता है। तेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वरना 100-200 की ही तो बात है, सपना समझकर भूल जाना। बीना जी ने थोड़ी देर सोच विचार किया और वहां जाकर एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और उस टिकट को अपनी सहेली कुसुम को ही संभाल कर रखने के लिए उसे ही दे दिया और अपने घर चली गई। बीना जी ने जैसे ही घर के दरवाजे में पैर रखा, बहू का पारा तो 7वें आसमान पर था। वह चीखती हुई बोली, क्यों री बुढ़िया, इतनी देर कहाँ लगा दी, और जब देखा सब्जी तो कम है और पैसे अधिक खर्च हो गए हैं, तो उसने सारी सब्जियों के दाम पूछे। बीना जी सारी सब्जियों का हिसाब दिया। बहू को हिसाब में 200 रुपए का हेर फेर लगा तो वह आंख बबला हो गई और बीना जी से कहा, क्यों बुढ़िया, 200 कम कैसे हैं, क्या क्या तूने 200 रुपयों का। जो बहू पहले उसी सास को मम्मी जी कहते नहीं थकती थी, अब तू तड़ाक और बुढ़िया कहने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी, क्योंकि उनके बेटे ने अपने पिता के पेंशन वाले खाते को अपने बैंक खाते से जोड़ लिया था। इसलिए अब बीना जी के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। बीना जी ने जब 200 का हिसाब अपनी बहू को नहीं बताया तो वह तो उसे खरी खोटी सुनाने लगी। चोरी कहीं की बुढ़िया, 100 का ऐसा क्या खा गई, तेरा पेट है या कुआं, क्या तुझे घर में खाना खाने को नहीं मिलता जो बाहर भी पैसे उड़ा कर आई है। और बहुत सारी बातें कह डाली जो बीना जी सुन भी नहीं पाई। लेकिन बीना जी अपनी सफाई में बहू से कुछ भी नहीं कह पाई। अब तो बहू को बहाना मिल गया था बीना जी से छुटकारा पाने का, इसीलिए उसने छोटी सी बात पर उन्हें उसी समय घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बीना जी बहू के आगे रोती गिड़गिड़ा रही थी कि बहू, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, बहू मुझ बुढ़िया पर रहम करो, बहू अब से तुम आराम करना, मैं काम पूरा करूंगी, चाहो तो तुम मुझे
2 दिनों तक भूखा रख लेना, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालो बहू। लेकिन सरगम का दिल नहीं पसीजा। वह उनके लिए दरवाजा नहीं खोली। उस समय बीना जी का बेटा घर पर नहीं था, इसीलिए सरगम को सुनहरा मौका मिल गया था बीना जी को घर से बाहर निकालने का। अब बीना जी हताश और परेशान होकर धीरे धीरे सुध बुध खोए सड़क पर चली जा रही थी कि भूख और प्यास के कारण उन्हें चक्कर आ गया और वे वहीं बेहोश हो अशोक जी की गाड़ी के आगे आ गई। अशोक जी अपने बेटे के साथ कार से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उतर कर देखा कौन बुढ़िया है जो उनके कार के सामने आ गई, और उसके पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले तो जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा, अरे यह तो उनकी भाभी बीना जी हैं। उन्होंने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके होश में आने के बाद अपने घर ले गए। अपने घर ले जाकर उन दोनों बाप बेटे ने उनकी खूब सेवा की और पूछा कि उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब बीना जी ने सारी बातें अशोक कुमार जी और करण को बता दिया। अशोक जी को मालूम था कि बीना जी सिलाई बुनाई का काम अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने बीना जी से कहा, क्यों ना आप अपने बेटे बहू को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। और एक ऐसे शख्स जिसका नाम मलिका था, उनका बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग का शोरूम था। मलिका मल्होत्रा उससे उन्होंने मिलवाया, जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाती थी। उन्होंने बतौर टीचर के रूप में बीना जी को रखा। बीना जी एक से बढ़कर एक कपड़े बनाने के आइडिया देती रहीं और उसके शोरूम की तरक्की दिन दुनी रात चौगुनी होने लगी। तभी इत्तेफाक से कुसुम जी भी उसी शोरूम में साड़ियाँ लेने आई हुई थी, जहाँ बीना जी बतौर मैनेजर के पद पर थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। तभी कुसुम जी ने बताया कि उनकी लॉटरी लग गई है। उन्हें पूरे 20 लाख मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, इसीलिए उसे वहां जाना होगा। इसलिए बीना जी कुसुम जी के साथ वहां गई, जहां उन्हें पैसे मिलने वाले थे और वास्तव में उन्हें पूरे 20 लाख रुपए मिले। अब बीना जी ने अशोक जी को बताया कि उनको 20 लाख की लॉटरी मिली है, तो क्यों न वह अपना खुद का कोई छोटा मोटा शोरूम खोल ले। अशोक जी ने भी उनका भरपूर साथ दिया और एक दिन बीना जी ने उसी शहर में एक प्लॉट खरीदकर एक छोटा सा शोरूम खोल लिया, जिसमें एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े रखे, जिनकी कीमत बहुत ही कम रखा, जिसके कारण बहुत सारे ग्राहक उन्हीं के शोरूम से कपड़े खरीदने लगे। वह ऑफर रखती हैं, एक कपड़े पर एक कपड़ा फ्री। सस्ते के चक्कर में एक दिन सरगम भी उसी शोरूम में अपने पति के साथ कपड़े खरीदने गई हुई थी। उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे और वर्कर से कहती है कि आप कपड़े विदेश से मंगवाते हो। तो सभी कहते हैं कि यह ड्रेस हम कहीं से मंगवाते नहीं, बल्कि हमारे शोरूम की मालकिन है ना, वही डिजाइन करती हैं। और इतने सारे वर्कर उनके अंडर में काम करते हैं कि कोई कितने भी कपड़ों का ऑर्डर देता है और जब कहो तब मिल जाता है। अब तो उस शोरूम की मालकिन की इतनी तारीफ सुनकर सरगम के मन में लगा, क्यों ना एक बार उनसे मिला जाए और उनसे अपने लिए काम के बारे में पूछा जाए, क्योंकि उसके पति की उतनी कमाई नहीं होती थी कि उसके सारे शौक पूरे हो सकते थे, क्योंकि वह बीना जी के घर से निकलते ही बहुत खर्चीली हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अब उस घर की मालकिन है, वह जो चाहे कर सकती है। लेकिन यह नहीं जानती थी कि भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। अब उसे दाल आटा का भाव मालूम हो रहा था। जब बच्चे बड़े हो रहे थे
और उनके भी खर्च बढ़ रहे थे। वह जैसे ही उस शोरूम की मालकिन से मिलने उनके केबिन में गई, वो मालकिन की कुर्सी पर बीना जी को देखकर हक्की बक्की रह गई। मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस समय बीना जी किसी शादी में पूरे गेस्ट का कपड़ा डिजाइनिंग करने के लिए डिस्कस कर रही थी, जिसमें उनको करोड़ों का फायदा होने वाला था। दूसरी तरफ करोड़ों की पार्टी देने वाली थी, तो मानो सरगम का माथा सुनकर चकराने लगा था। पार्टी किसी और के लिए नहीं, बल्कि उन अनाथ बच्चों के लिए था जिन्होंने खेल जगत में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कंपटीशन एग्जाम में प्रथम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। सरगम वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा, यह बुढ़िया जब उन अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हम तो फिर भी इसके अपने हैं। अगर मैं नकली ही सही रो रो कर माफी मांगूंगी, तो 1-2 करोड़ तो हमें यूं ही दे देगी। बस इसी लालच के कारण वह मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगी। सरगम मौका पाकर रोती हुई अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन आप तो अन्नपूर्णा हैं। अब मेरी आंखें खुल गईं। मम्मी जी, माँ के पैरों में ही जन्नत है। प्लीज अब आप हमारे साथ हमारे घर पर चल कर रहिए। बीना जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वे अपनी बहू के साथ उनके घर चली गईं। सरगम खुशी से चहक रही थी कि मम्मी जी अब हमारे साथ रहेंगी तो उतना बड़ा शोरूम भी हमारा हो जाएगा। लेकिन वह यह समझ नहीं पाई कि मम्मी जी इतनी आसानी से हमारे साथ कैसे आ गईं। बीना जी जैसे ही अपने घर गई, उनके बेटे बहू दोनों ने उनके पैर धुलाए, आरती उतारी, चंदन और चावल का टीका लगाया, फिर अंदर गृह प्रवेश करवाया। बीना जी अपने बेटे बहू के मंसूबों को अच्छी तरह से समझ रही थी। बहू सरगम दौड़ दौड़ कर बीना जी के लिए चाय पानी भोजन की व्यवस्था में जुट गई। बीना जी अब रोज ही अपनी कार से शोरूम जाती और शाम को कार से घर आती। सरगम को लगता कि मम्मी जी रोज रोज पैसे मुझे लाकर देंगी, लेकिन बीना जी यह कहकर टाल देती कि रोज बिक्री होता है तो रोज नया सामान भी तो लाना होता है, और मेरे बाद यह सब तुम्हारा ही तो है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन बीना जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के पेंशन के पैसे आते हैं कि नहीं? इस महीने के पैसे निकाल कर मुझे दे देना, शोरूम के लिए कुछ नए फैब्रिक खरीदने हैं। बीना जी का इतना कहना था कि बेटे बहू दोनों बीना जी पर भड़क गए। बुढ़िया एक तो शोरूम का 1 रुपया भी हमें नहीं देती, ऊपर से पिताजी के पैसे जो हमें मिलते थे उन्हें भी मांग रही हो, और रोज रोज इसे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना बना कर खिलाया, वो अलग। तभी बीना जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बेटा, अब आई ना सच्चाई जुबान पर। यही सच्चाई सुनने के लिए तो मैं यहाँ आई थी। मुझे मालूम था तुम कितने लालची हो। तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत शोहरत से प्यार करते हो। यह बात मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से यह सच्चाई उगलवानी चाहती थी, इसीलिए सही समय का इंतजार कर रही थी। और तुमने क्या सोचा है यह घर तुम्हारा है? जमीन के पेपर देख लो, यह घर मेरे नाम पर है। तुम्हारे पापा ने यह घर मेरे नाम पर लिया था। तेरे पापा दूरदर्शी थे, उन्हें मालूम था उनके नहीं रहने पर उनकी औलाद क्या गुल खिला सकती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और आज सच्चाई सामने है, और अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उन्हें कितना दुख होता। और बहू तुम अशोक कुमार भाई साहब के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी ना। वह मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं, वह मुझे माँ का दर्जा देते हैं,
और तुम गंदे नियत वाले गंदा ही सोचोगे, कभी अच्छा नहीं सोच सकते। और अभी भी अपने स्वार्थ साधने के लिए ही तुम लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया था, और तुम लोग मुझे क्या मेरे घर से निकालोगे? अब मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकालती हूँ। घबराओ मत, अशोक जी पुलिस को लेकर आते होंगे। यह लो, आ भी गए। बीना जी के बेटे बहू उनके पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगते रहे, लेकिन आज बीना जी पत्थर दिल बन गई थी। उन्होंने अपने बेटे बहू को जेल भेज दिया और अपने पोते पोती को अपने साथ ही रखकर उनकी अच्छी तरह से परवरिश की और उन्हें हमेशा अनाथ आश्रम ले जाती थी, उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ARK वॉइस को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।